10 दिनों के अंदर ही हमने बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर ली। मुझे और माँ को भी अब आयशा के साथ घर ही रहना पड़ा क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जा सकती थी। इसी फार्म हाउस में हम रहने आए थे। मुझे लगा था कि हमारी शादी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस शादी से आयशा की मिसाल दी जाने लगी। किस तरह उसने शादी के लिए हैसियत नहीं देखी और ना ही व्यर्थ का पैसा बहाया। लेकिन हमारी शादी सिर्फ कहने की थी। दिन भर घर पार्टी कार्यकर्ताओं से भरा रहता और रात भर पार्टियां चलती। मैं और आयशा अपने अपने तरह से चुनाव के कामों में व्यस्त रहने लगे थे। मैं हमेशा आयशा से बात करने की कोशिश करता, कुछ पल अपने लिए निकालने की कोशिश करता, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए 5 मिनट भी नहीं होते थे। दिन में रैलियाँ, रात भर पार्टियाँ, शराब, कबाब। माँ ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। मुझे विश्वास था कि चुनाव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने माँ को चुनाव तक के लिए उनके भाई के पास भेज दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। एक रात घर में कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ मैं और आयशा थे। शादी के बाद पहली बार उसने मेरे लिए वक्त निकाला था। तालाब के पास बगीचे में ही उसने डिनर का इंतज़ाम किया था। खाने के बाद हम जूस लेकर तालाब के किनारे बैठ गए, कुछ पल साथ बिताने को। पर जूस पीते ही मेरा सर भारी सा होने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बस आयशा की बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। तुम्हें क्या लगा राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने बेवकूफ़ आदमी? इस्तेमाल किया है मैंने तुम्हारा चुनाव जीतने के लिए। तुम्हें याद है पिछली बार का चुनाव? मेरे जीतने की वजह थी कुछ तुम्हारी रचनाएं और बाकी लोगों की सहानुभूति। तुम्हें क्या लगता है पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? जान ली थी उन्होंने खुद की, मेरा भविष्य संवारने के लिए। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, ऑक्सीजन पाइप की मदद से सांस लेते थे। एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर कहा, मैं जानता हूँ आयशा, मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगा और मुझे इस हालत में देखकर पार्टी के लोगों में मेरी जगह लेने के लिए होड़ मची हुई है। मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देगा, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। उसी दिन उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, वकीलों को भी बुलाया था। सबके सामने उन्होंने उद्घोषणा की कि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी कुर्सी मुझे दी जाए। कोई उनके निर्णय का विरोध न कर सका और सुबह उनके ऑक्सीजन की पाइप कटी हुई मिली। मेरी खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लोगों की सहानुभूति मिली और मैं जीत गई। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि जनता की सहानुभूति जीतो और चुनाव तो वो खुद ही जिता देंगे। उस वक्त तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रहे थे। सुना था कि कलम में बहुत ताकत होती है, देख भी लिया था। उस दिन जब तुम जाने की बात करने लगे तो मुझे लगा तुम्हारे जाने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, और तभी मैंने फ़ैसला कर लिया था जब जाना ही है तो क्यों ना मेरा भला करके ही जाओ। अब तुम्हारे जाने से फिर से लोगों की सारी सहानुभूति मेरे साथ होगी और उनका वोट भी, और मुझे मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। हो सकता है कि मैं ऐसे भी चुनाव जीत जाऊं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? और फिर मैं तुम्हारा करूंगी क्या पतिदेव? अब ये सारे राज तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएंगे। गुड बाय, कहकर आयशा ने धक्का दे दिया मुझे तालाब में। फिर कुछ याद नहीं। सुबह जब होश आया तो देखा घर में इतना कोहराम मचा हुआ था। सफ़ेद कपड़ों में लोग आ जा रहे थे। बाहर जाकर देखा तो आयशा सफ़ेद साड़ी में किसी लाश के पास बैठी रो रही थी। सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और मैंने देखा वो लाश किसी और की नहीं, मेरी ही थी। मैं चीख रहा था, सबको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो यहाँ हूँ, पर न कोई मुझे देख पा रहा था और न सुन पा रहा था। मेरे आर पार से लोग निकल जा रहे थे। मैं समझ चुका था मेरा शरीर तो चला गया पर मेरी आत्मा यहीं रह गई थी। तभी मेरी माँ भी आ गई। कितनी अभागन थी वह, उसका आखिरी सहारा भी उसे छोड़कर जा चुका था। बेहोश सी होती जा रही थी वो रो रो कर, और एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बेटे ने वादा किया था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे नहीं जा सकता, वो वादा नहीं तोड़ सकता। माँ को बहुत समझाने की कोशिश की मैंने कि मैं यहीं पर हूँ, पर वो भी नहीं सुन पाई मुझे। 2 दिन के अंदर ही घर खाली करके सभी चले गए और मैं अकेला कैद सा होकर रह गया यहाँ।
माँ वहीं रहने लगी जहाँ हम पहले रहते थे, पर अर्धचेतन सी अब भी बड़बड़ाती है कि मेरा राहुल कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। आयशा ने कोशिश की कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दे, पर माँ वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बस यही एहसान किया आयशा ने कि हर महीने वो उस घर का किराया दे देती है ताकि माँ उसमें रह सके। जैसा आयशा चाहती थी वैसा ही हुआ। लोगों ने उसका भरपूर साथ दिया और अब वो मुख्यमंत्री है, ये तुम जानती ही हो कृति। सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। मैं शायद इसलिए न जा सका कि माँ ने जो सपने देखे थे मेरे लिए मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया और अंतिम बार उनसे मिल भी नहीं पाया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कोई माध्यम चाहता था जो मेरी बात मेरी माँ तक पहुँचा सके, मेरी रचनाओं को साकार रूप दे सके। माँ के सपनों को पूरा होते हुए देख लेता तो शायद मैं भी जा पाता। मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, पर न ही कोई मुझे देख पाया न सुन पाया। मैंने कुछ चीज़ों का सहारा लेकर इशारा करना चाहा तो लोग उसे भूत की हरकतें समझने लगे और धीरे धीरे यह घर भूत बंगला बन गया। तभी तुम आई कृति। तुम पहली और इकलौती इंसान थी जो मुझे देख पाई। चौंक गया था मैं उस दिन जब तुमने मुझे देखकर मुझसे बातें की। मैं समझ गया था भगवान ने तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरे लिए भेजा था, मेरी आवाज़, मेरा सहारा बनने के लिए, मेरे सपने, मेरी दुनिया पूरी करने के लिए। वो कहते हैं ना, दर्द दर्द को ढूंढ ही लेता है। बस उसी पल प्यार हो गया था मुझे तुमसे। जानता हूँ मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था, तुम्हें सच जानने से रोक रहा था, क्योंकि मुझे पता था सच जानकर तुम हमेशा के लिए मुझे और इस घर को छोड़कर चली जाओगी। एक बार तो मर ही चुका, तुम्हें खोकर कभी इस दुनिया से जा भी नहीं पाऊंगा, यूं ही भटकता रह जाऊंगा हमेशा के लिए। मुझे माफ़ कर दो कृति, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर तुम्हारा प्यार भी नहीं खोना चाहता था। बस यही चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाओ। फूट फूट कर रो पड़ा राहुल। मेरी आंखों के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। इतना सब कुछ क्यों हुआ उसके साथ? उसकी क्या गलती थी भगवान? पर शायद भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सब कुछ जान सकूं और राहुल को न्याय दिला सकूं। गले से लगा लिया मैंने उसे, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि यह प्यार जिस्मानी नहीं रूहानी था। मैंने उसे और उसने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था। बस इतना ही जानते थे अपनी कृति को कि छोड़कर चली जाएगी वो तुम्हें। सब कुछ जानकर भी, मैंने कहा। उसने और ज़ोर से समेट लिया मुझे खुद में। कुछ न कह कर भी हमारे दिल बातें कर रहे थे। मैंने उससे खुद को अलग किया, उसके भी आंसू पोंछे और खुद के भी। बहुत रो लिया राहुल, अब बारी उसकी है जिसने ये दिन दिखाए हैं। पर तुम खुद कुछ क्यों नहीं किए राहुल? मैंने तो सुना है आत्माओं में बहुत ताकत होती है। किसी सच्ची आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि किसी का बुरा कर सके कृति। मैं आयशा से बदला लेना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस इतना चाहता था कि किसी माध्यम से मैं माँ को बता सकूं कि मैं उनके पास हूँ। उन्हें दुखी देखकर भी मैं कुछ न कर पाता था और अपनी डायरी उनके हवाले कर सकूं। हाँ, मुझ में अच्छाई की ताकत थी जिसे मैंने ऐसे रूप में ढाला ताकि तुम मुझे छू पाओ, मुझे महसूस कर पाओ। बस इतना ही कर सका मैं। ये जो दूसरी डायरी मैंने तुम्हें दी है, इसमें लिखे हुए अल्फाज सिर्फ तुम पढ़ सकती हो कृति, और कोई नहीं। बस मेरा अरमान यही है कि इसे साकार रूप देने में तुम मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ राहुल, मैं माँ के सपने भी पूरा करूँगी और तुम्हें न्याय भी दिलवाऊँगी। मैं सोच में पड़ गई थी। हमारे पास कोई सबूत नहीं था आयशा के खिलाफ, न ही राहुल किसी के सामने आ सकता था। बस एक ही रास्ता था, आयशा खुद अपना गुनाह कबूल करे। मैंने राहुल से पूछा, इतने दिन तक तुम वहाँ थे राहुल, किसी न्यूज़ चैनल वाले से तो जान पहचान हुई होगी। कुछ देर उसने सोचा, फिर किसी समीर के बारे में बताया। मैंने समीर से मिलने का फ़ैसला किया और सबसे ज़रूरी था राहुल की माँ से मिलना। रात बहुत हो चुकी थी और सुबह से एक नई जंग लड़नी थी हमें। सब कुछ बदल कर भी कुछ न बदला था मेरे और राहुल के दरमियान। हमेशा की तरह उसकी गोद में ही सोई थी मैं, और वो तो कभी सोता ही नहीं था।